हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रपोजल। हमने अपनी लास्ट क्लास में प्रपोजल, इनविटेशन प्रपोजल और क्रॉस प्रपोजल, काउंटर प्रपोजल, वो सारी चीज़ हमने देखी थी। प्रपोजल का ही पार्ट चल रहा है अभी। इसी में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रपोजल। टुडे वी विल सी टाइप्स ऑफ प्रपोजल। टुडे वी विल सी टाइप्स ऑफ प्रपोजल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रपोजल आर देयर? Today we will see how many types of proposal are there. So there are two kinds of proposal. There are two types of proposal which we will find. One you can say is general proposal. General proposal. And the second one is specific. Specific proposal. As the name suggests, as their name suggests, as you can see, general proposal and specific proposal. So what do you mean by general proposal and specific proposal? See, general proposal is made to unascertained person. Unascertained person. What does this mean? Unascertained का मतलब क्या हुआ कि मतलब पता नहीं आपने किसको ऑफर दिया है। आपने किसी एक आदमी को ऑफर नहीं दिया, अनअसर्टेन्ड पर्सन को ऑफर दिया है। और यू कैन से that this such kind of offers are made, such kind of proposal is made to world at large. World at large. इसका क्या मतलब होता है अभी हम समझेंगे। स्पेसिफिक प्रपोजल की बात करें तो स्पेसिफिक प्रपोजल इज मेड टू ascertained पर्सन। ascertained पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, एनी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन। ये सब स्पेसिफिक है। ascertained पर्सन है और ascertained ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, मतलब दिस स्पेसिफिक प्रपोजल में इट कैन बी ascertained टू whom द प्रपोजल इज मेड। ये पता लगाया जा सकता है कि किसको प्रपोजल दिया गया है, या किस स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया है, या फिर किस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया गया, मतलब किसी स्पेसिफिक ग्रुप को दिया गया। ठीक है। जनरल प्रपोजल में क्या है? जनरल प्रपोजल इज मेड टू अनअसर्टेन्ड पर्सन। अनअसर्टेन्ड पर्सन मतलब ये पता नहीं लगाया जा सकता कि आपने ऑफर किसको दिया है। पता नहीं लगाया जा सकता मतलब आपने जनरल पब्लिक को दिया है, पूरी कंप्लीट पब्लिक को दिया है। वर्ल्ड एट लार्ज। वर्ल्ड एट लार्ज मतलब जो भी उसकी कंडीशन फुलफिल कर सके। इस पे आगे चलने से पहले मैं आपको फिर रिवाइज कराना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू अगेन दैट व्हाट इज द टेस्ट टू फाइंड आउट। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट टू फाइंड आउट द इंटेंशन। व्हाट टेस्ट द कोर्ट अप्लाइज। कोर्ट कौन सी टेस्ट अप्लाई करती है मैं आपको इससे पहले 2 वीडियोस में भी और बता चुका हूं। कोर्ट ऑलवेज अप्लाइज टू फाइंड द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, टू फाइंड द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज court applies what? The which test court applies? Objective test to find the intention of the parties. Because see, in such kind of cases it becomes very important for the court to find out the real intention of the parties, whether they wanted to make the proposal to world at large, or whether their intention was to make the proposal to a specific person. Otherwise the things will become very difficult, and you cannot peep into someone's mind to find out whether what kind of intention they were having at the time they made the proposal. ठीक है। So in case of invitation,
ऑन द बेसिस ऑफ इन्विटेशन अ प्रपोजल विल बी मेड बाय द प्रपोजर। ठीक है। इन्विटेशन के केसेस में, इन्विटेशन हमने लास्ट क्लास में, इससे पहले वाले पार्ट में किया था। इन्विटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इन्विटेशन अ प्रपोजल विल बी मेड बाय द प्रपोजर। ठीक है। स्पेसिफिक और जनरल प्रपोजल की बात करते हैं। फर्स्ट विल टॉक अबाउट जनरल प्रपोजल। जनरल प्रपोजल, एज द नेम सजेस्ट, जनरल प्रपोजल एज द नेम सजेस्ट, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है जनरल, दिस इज मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज, world at large. See, sometimes a proposal is made but it is not known to whom it is made. कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि प्रपोजल तो होता है, समटाइम्स a proposal is made, sometimes a proposal is made but it is not known, but it is not known to whom it is made, to whom it is made. ये नहीं पता कर पाते आप कि किसको ऑफर दिया गया है। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। अ पर्सन गोज टू मार्केट, या हाँ ठीक है, सपोज ए गोज टू अ मॉल या मार्केट, कहीं भी ए मॉल में जाता है एंड ही लॉस्ट हिज पर्स हियर, इसका पर्स यहाँ लॉस्ट हो जाता है, इसका वॉलेट जो है ये लॉस्ट हो जाता है, इस मॉल में खो जाता है कहीं। नाउ ए गिव्स एन एडवर्टाइजमेंट, ये एक नोटिस या एडवर्टाइजमेंट देता है कि जिसको भी मेरा वॉलेट मिलता है, सपोज इसमें, इस वॉलेट में इसके सारे डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड या XYZ डॉक्यूमेंट्स इसके थे। नाउ ए गिव अ एडवर्टाइजमेंट और नोटिस टू जनरल पब्लिक, सबको, कि जिसको भी मेरा वॉलेट मिलता है, anyone who finds my wallet will be rewarded with 500 rupees. Anyone who find my wallet will be rewarded 500 rupees. 500 रुपए मैं उसको दूंगा जो भी मेरा वॉलेट मेरे को लाके देगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन इस नोटिस में, इस एडवर्टाइजमेंट में अपना डिस्क्रिप्शन देता है, I am so person residing at so person. I have lost my wallet at this place at this time, and whoever finds my wallet will be rewarded with 500 rupees or whatever the amount he suggests. He thinks fit. So in this situation, the offer is made to whom? Who will be rewarded? Who will be given this 500 rupees? किसको मिलेंगे ये 500 रुपए? जो भी उसका वॉलेट उसको लाके देगा। सपोज एफ को ये वॉलेट मिलता है, एफ को ये वॉलेट मिलता है और एफ इस वॉलेट को लाके ए को देता है। सो नाउ कैन ए क्लेम दिस 500 रुपीज? यस, ए कैन क्लेम दिस 500 रुपीज। ए, बिकॉज ही हैव गिवन अ जनरल ऑफर, इसने एक जनरल ऑफर दिया था जिसमें 500 रुपीज का रिवॉर्ड था, जो भी उसको लाके उसका वॉलेट देगा। क्या इस केस में ए ने पर्टिकुलरली एफ के साथ कॉन्टेक्ट करा था कि एफ मेरे को वॉलेट लाके देगा तब मैं एफ को 500 रुपीज दूंगा?
ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. देयर वाज नो सच कॉन्ट्रैक्ट, देयर वाज नो सच एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड एफ दैट ओनली एफ विल ब्रिंग माई वॉलेट टू मी एंड देन आई विल पे him 500 rupees as reward. But still this is a contract by way of conduct. Let's see once. Section 8 निकालो. Let's see section 8. Acceptance by performing conditions or receiving consideration. Performance of the condition of a proposal. Performance of the condition of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal is an acceptance of the proposal. इस second part को भी छोड़ दो, first part को देखो. Performance of the condition of a proposal. Performance of the condition of a proposal. Proposal की condition को जब आपने किया, fulfill किया, सॉरी, जो भी प्रपोजल था, whatever the proposal was, if you have fulfilled, if you have performed that proposal, then this is what? This is an acceptance of the proposal. This is an acceptance of the proposal. This will amount to an acceptance of the proposal. This means what? This will become a concluded contract. This will become a concluded contract on the performance of the what? Of the conditions. ए ने बोला कि मेरा जो भी वॉलेट जिसको मिलेगा, जो मेरे को वॉलेट लाके देगा, मैं उसको 500 रुपीज एज अ रिवॉर्ड उसको दूंगा. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? इन दिस केस ए नेवर एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद एफ. ए ने एफ के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करा कभी भी. बट स्टिल there is a concluded contract. Still there is a concluded contract on the basis of what? On the basis of performance, because F has performed what? F has performed the conditions which were put by A, and this will amount to what? This will amount to promise, and this will amount to a concluded contract, thereby binding A and making him liable to pay F the reward amount of 500 rupees. 9 को भी आप इसके साथ रेड कर सकते हो, सेकेंड पार्ट को. इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स. अब इसमें कोई वर्ड यूज नहीं हुए, इसमें कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, कोई ओरल एग्रीमेंट नहीं था. पार्टी के बीच में क्या था? इम्प्लाइड. इम्प्लाइड कैसे? बाय कंडक्ट. सो दिस इज व्हाट? दिस इज जनरल प्रपोजल. This will amount to general proposal. ठीक है, this will amount to general proposal. अब सेकंड देखते हैं, स्पेसिफिक इजी है. अगर आपको जनरल प्रपोजल समझ आ गया तो स्पेसिफिक तो समझ आ ही जाएगा. स्पेसिफिक प्रपोजल. स्पेसिफिक प्रपोजल एक पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को. स्पेसिफिक प्रपोजल, पर्टिकुलर पर्सन तो ए ने बी को बोला तो बी पर्टिकुलर पर्सन हो गया, एक पर्सन हो गया, इसमें तो कोई इशू नहीं. देयर इज नो इशू इन दिस पार्ट. व्हाट डू मीन बाय ग्रुप ऑफ पर्संस? ग्रुप ऑफ पर्संस की बात करें तो सपोज कोर्ट का एग्जांपल लेते हैं. कोर्ट का. कोर्ट में एक लाइब्रेरी है. सपोज एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और उसमें एक लाइब्रेरी है. ये लाइब्रेरी या बुक स्टोर कह लो. देयर इज अ बुक स्टोर इन द कोर्ट एंड द ओनर ऑफ दिस बुक स्टोर he gave a offer to advocates who are practicing in that court, suppose, or any advocate. So he gave a proposal that I will give 20% discount to every advocate who buys book from my shop. तो उसने डिस्काउंट किसको दिया? पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को. स्पेसिफिक पर्सन मतलब एडवोकेट्स को. सपोज सो ये डिस्काउंट किसके लिए हुआ? ओनली दोज हु आर एडवोकेट्स. इफ दे विल बाय बुक फ्रॉम हिज स्टोर, then he will give
20% डिस्काउंट टू देम, नॉट टू एनीबडी। अब कोई सपोज देर इज अ पार्टी, कोई भी जाता है उसकी शॉप पे जो एडवोकेट नहीं है, हु इज नॉट एन एडवोकेट, इफ सपोज ही गोज टू हिज शॉप एंड ही वांट टू बाय द बुक फ्रॉम हिम, so will he be entitled to this 20% discount? No, no, in this case he will not be entitled, because the offer is specifically for whom? Specifically for group of advocates. तो स्पेसिफिक प्रपोजल में कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ए ने बी को ऑफर दिया है तो फर्स्ट पार्ट में एनी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन को दिया, तो बी, इस केस में बी इज द पार्टी। और अगर ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया तो ग्रुप ऑफ पर्सन इज द पार्टी। ठीक है, जनरल प्रपोजल देखा, स्पेसिफिक प्रपोजल देखा। अब एक सेकंड इशू है। सेकंड इशू आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आना चाहिए कि अब बात करते हो सेक्शन 2A की, जब तो 2A में आपको एक वर्ड मिलेगा सिग्निफाइज, सिग्निफाइज टू अनदर। और 2B, चलो पहले 2A को देख लेते हैं। तो सिग्निफाइज तो मैंने आपको बता दिया था, सिग्निफाइज का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना। और यहाँ अनदर को जैसे हमने, सपोज मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे यहाँ 1 पर्सन था, वी हैव कंस्ट्रूड दिस 1 पर्सन टू बी एनीवन, मतलब ये 1 पर्सन सिर्फ 1 तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ कोई भी हो सकता है, कितनी पार्टी हो सकती है। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट भी आपने देखा होगा, जहां गारंटी की बात आती है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज ये अनदर। तो ये अनदर क्या होगा? इट विल इंक्लूड द वर्ल्ड एट लार्ज, दिस विल ऑल्सो इंक्लूड वर्ल्ड एट लार्ज। सिग्निफाइज टू अनदर, वन पर्सन में वन नहीं होगा, और अनदर में कौन? कोई भी, वर्ल्ड एट लार्ज। इशू ये नहीं है, ये तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। इशू बी में, when the person to whom the proposal is made signifies his assent। अब आप देखोगे signifies his assent, signifies मतलब कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट, signifies means to communicate, सिंपल। कई बार बता चुका हूं आपको, signifies means what? to communicate। तो जब एक पार्टी, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, मतलब A ने अगर B को प्रपोजल दिया है और B A को सिग्निफाई करेगा अपनी एसेंट देगा, तभी इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट, तभी इसको बोलेंगे प्रोमिस। ओनली देन वी विल कॉल दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अ प्रोमिस। तभी मतलब ओनली देन द प्रपोजल विल कन्वर्ट इनटू प्रोमिस। ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टेंस। पर अगर हम देखें जनरल प्रपोजल की, जब हम बात कर रहे थे, यहां पर ए का पर्स जब लॉस्ट हुआ, तो क्या ए ने उसको पहले आके उसको एक्सेप्टेंस करी थी? एफ ने आके उसको ये बोला था पहले कि मैं आपका पर्स ढूंढ कर लाऊंगा, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम एसेंट कर लेते हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आपका ऑफर, आपका जनरल ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं, आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर दैट आई विल फाइंड आउट योर पर्स एंड देन यू विल गिव मी द रिवॉर्ड ऑफ 500 रुपीज। इज देयर एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट? भाई बी कहता है ना, सॉरी, हमने यहां देखा बी कहता है सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू मतलब इस प्रपोजल को देयर टू मतलब इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो प्रॉमिस बनता है। बट जनरल प्रपोजल के केस में आपने देखा कि एक्सेप्ट तो था ही नहीं, बी ने तो डायरेक्टली उसको पर्स ला के दिया। वेयर इज द एक्सेप्टेंस? तो डू यू फाइंड एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन सेक्शन 2B एंड सेक्शन 8? क्या इनके बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है?
हम्म क्योंकि टेक्निकली तो एक्सेप्टेंस है नहीं, टेक्निकली देर इज नो एक्सेप्टेंस, और इवन देन एफ इज एंटाइटल टू 500 रुपीज। सो और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कैसे? बाय कंडक्ट। कंडक्ट इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 हमने देखा, सेक्शन 8 हमने देखा यहां पर, सेक्शन 8 हमने देखा जिसमें क्या लिखा हुआ है? परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द प्रपोजल, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द प्रपोजल। So do you find any kind of do you think that there is any kind of contradiction between both the provisions? So the answer is there is no contradiction between these two provisions, because section 8 does not dispense with the requirement of signifying. section 8 ये नहीं कहता कि signifying की जरूरत नहीं। section 8 recognizes the fact that in case where the offerer invites acceptance by doing an act, it is sometimes impossible for the offeree to express his acceptance otherwise than by performance of his part of the contract. Means what? मतलब सेक्शन 8 इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि sometimes it becomes very impossible, sometimes it becomes very difficult and a task which is impossible. सेक्शन 8 इस बात को कहता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जहां पर ये पॉसिबल नहीं है। सपोज एक उसने जनरल ऑफर दिया है, उसका पर्स खो गया, तो इज इट पॉसिबल कि हर कोई पहले आके उसको बताएगा, हर कोई पहले आके उसको एक्सेप्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा, रिटर्न करेगा, या उसके साथ एसेंट कंसेंट करेंगे, उसके बाद जाके वो उसके पर्स को ढूंढेगा और लेकर आएगा? सो नो, हर केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन एवरी केस, हर जनरल offer, because general offer is given to whom? General offer is given to world at large. It is given to world at large. So in every situation you will find that this kind of agreement or acceptance or assent, signifying the word signifying and doing the literal what उसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन करना पॉसिबल हर केस में नहीं होगा। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू do the literal interpretation in every possible case. So this is what section 8 says. It is sometimes impossible for the offeree मतलब promisee to express his acceptance otherwise than by performance. तो उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, इसलिए सेक्शन 8 बनाया गया कि उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया। So this will amount to what? Contract. So there is no contradiction between both the provisions. और in fact you have to do a harmonious construction. आपने ये क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ा होगा, उसमें आपने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा। टू डू अवे विद द हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बात करता है, टू डू अवे विद द डिफिकल्टीज, टू डू अवे विद द एब्सर्डिटीज इन द एक्ट। तो देर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन सेक्शन 2B एंड सेक्शन 8, देर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसके बाद चलते हैं, आपको एक केस और याद आ रहा होगा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस, जो हमने इससे पहले किया था। पहली क्लासेस में हमने एक केस किया था। वी हैव डन वन मोर केस इन आवर अर्लियर क्लासेस। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इस केस में भी सेम आपने 1918 का, आई थिंक इट वाज इलाहाबाद हाई कोर्ट, 1918 ही था आई थिंक, आप इसको एक बार चेक कर लेना। 1913 सॉरी 13। इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस केस में भी क्या हुआ था? इस केस में भी क्या हुआ था कि सपोज ए और बी करते हैं, तो बी सर्वेंट था, और ए का नेफ्यू गायब हो गया था। इस केस में ए ने भी एक ऑफर दिया था कि जो भी उसको ढूंढ के लाएगा
मैं उसको 500 रुपये दूंगा. I will give him 500 rupees as reward whoever will find my nephew who was missing. And what happened in this case was that B found out the nephew at Haridwar and he brought him back to home. And then when he was claiming his reward of 500 rupees, so in this case the court was held that he was performing his duties and he was not entitled to this 500 rupees. Why? इस केस में भी आप देखोगे कि ये केस भी, दिस केस वॉज ऑल्सो अ केस ऑफ जनरल प्रपोजल. ए ने एक जनरल प्रपोजल दिया था पब्लिक, इवन दो इसमें बी को कुछ नहीं मिला था बिकॉज बी वॉज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एंड ही डिड नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट द ऑफर ऑल्सो. उसको ऑफर के बारे में कोई नॉलेज नहीं था. विदाउट ऑफर यू कैन नॉट एक्सेप्ट. सो उस पॉइंट को छोड़ दे तो ए ने क्या किया था, ए ने एक जनरल ऑफर दिया था. दिस वॉज ऑल्सो जनरल ऑफर टू एनीबडी. Anyone who found his nephew can contact him and can just bring the nephew to him and he will be entitled to the reward of 500 rupees. ठीक है, एक केस और करते हैं. एक केस करते हैं कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल 1893. इसमें कार्लिल एक लेडी का नाम, नेम ऑफ अ लेडी, जो कि पेटिशनर भी है इस केस में. ये एक लेडी का नाम है. और कार्बोलिक स्मोक बॉल एक मेडिसिन थी. ये कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी. ये कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी और एक लेडी है. नाउ इसके फैक्ट्स बताता हूं मैं आपको. इसमें क्या होता है, कार्बोलिक स्मोक बॉल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो एक मेडिसिन लेकर आती है. मेडिसिन मार्केट में इन्फ्लुएंजा के लिए. मेडिसिन किसके लिए? इन्फ्लुएंजा के लिए. इन्फ्लुएंजा के लिए. और ये कंपनी क्लेम करती है कि हमारे तरीके से, जिस तरह हम आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर इस तरीके से आप हमारी मेडिसिन को यूज करते हैं तो यू विल नेवर बी इन्फेक्टेड विद इन्फ्लुएंजा. आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा कभी भी. कंपनी कहती है, और कंपनी प्रिस्क्राइब भी करती है अपना मेथड. 3 times अ डे अगर आप मेडिसिन को लेते हैं, 3 times अ डे फॉर 2 weeks. अगर आप 3 times अ डे फॉर 2 weeks, अगर आप इस कंपनी की मेडिसिन लेते हैं, इफ यू टेक द मेडिसिन फॉर 3 times अ डे फॉर 2 weeks, then the company claimed that the person whoever will take the prescribed medicine accordingly, he will not be infected with influenza. उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा. and to bring more sincerity and loyalty, to show their more sincerity and loyalty, अपनी ज्यादा सिंसियरिटी और लॉयल्टी दिखाने के लिए कंपनी क्या करती है, 1000 पाउंड उस टाइम में, कब का केस है, 1893, 1000 पाउंड बैंक डिपॉजिट कराती है. बैंक डिपॉजिट. और ये बोलती है कि whoever will take our medicine like this, and if anyone will get infected with influenza, if anyone after taking this medicine, if anyone will get infected with influenza, then the company will pay him 1000 pound as a reward, as a compensation. So, and to show their sincerity and loyalty, they even deposited this amount in bank. तो ये इस अमाउंट को भी बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं. Now what happens? This lady Carlil takes this challenge. This lady takes whatever way
the company told that you have to take this medicine 3 times a day. This lady takes the medicine as per the prescribed uh, manner, and even after that this lady got infected by influenza. Now this lady claims the reward of £1,000 from this company. Now this company says what? They have to take a defense. In their defense they said what? That this was an invitation to offer. This was not a offer. This was not a proposal. This was invitation to offer और proposal. Invitation to proposal. कि ये invitation to proposal था, proposal नहीं था. ठीक है. और कार्लिल कहते कि नो, दिस वॉज अ जनरल ऑफर. दिस वॉज अ जनरल ऑफर. ये कार्लिल क्लेम करती है. कार्लिल क्लेम दिस. कार्लिल, ये कार्लिल का क्लेम है. ये जनरल ऑफर है. कंपनी कहती है कि ये इनविटेशन टू प्रपोजल है. नाउ इन दिस केस, हाउ विल द कोर्ट फाइंड आउट वेदर दिस इज अ इनविटेशन टू ऑफर और जनरल ऑफर? द सेम टेस्ट विल बी एप्लीकेबल हेयर. कौन सा टेस्ट? द सेम टेस्ट, द टेस्ट ऑफ टू फाइंड द इंटेंशन, टू फाइंड द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज बाय objective test. How a prudent person will find out in this case, how a prudent person will think in such a case where the company has claimed that if you will take the medicine in the prescribed manner, you will not get infected by influenza. And to show their sincerity and to show their commitment to anyone who takes the offer, the company even deposited the amount of £1,000 in the bank account as a security. So in this case the court held करता है कि जो आपका कंडक्ट है, एनी प्रूडेंट पर्सन, कोई भी प्रूडेंट पर्सन इस केस में क्या सोचेगा? अगर 1,000 रुपये आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, आपने जनरल पब्लिक को एक ऑफर दिया और एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर भी आपने बताया, बैंक में आपने पैसे भी डिपॉजिट कर दिए, तो कोर्ट हेल्ड दैट सी नो, दिस इज नॉट इन्विटेशन टू ऑफर, दिस इज ऑफर, दिस इज प्रपोजल. ये इन्विटेशन टू प्रपोजल नहीं है, ये प्रपोजल है. और मिस कार्लिल ने अगर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद अकॉर्डिंगली कंडक्ट एक्सेप्ट कैसे किया? अकॉर्डिंग टू कंडक्ट. और अगर उसको परफॉर्म कर दिया है एज पर सेक्शन 8, देन इट विल बिकम अ प्रॉमिस. अब ये प्रॉमिस हो गया. नाउ द कंपनी वॉज हेल्ड लाइबल टू पे £1,000 टू मिस कार्लिल. It was held that this is a case of a general offer, and by performing the condition, the company is liable to pay £1,000. ये इसमें held हुआ. Company was held liable. All right. So we have done this part. All right. ठीक है, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, या एक केस और देख लें? ठीक है, एक केस और देख लेते हैं. हरभजन लाल, छोटा सा केस है ये, वर्सेस हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल 1925. ये आपको वैसे डिक्टेट कर देता हूं मैं, आप समझ जाओगे इसमें. अ यंग बॉय रैन अवे फ्रॉम हिज फादर्स हाउस. एक लड़का अपने फादर के हाउस से भाग जाता है. द फादर इशूड अ पैम्फलेट दैट हुएवर फाइंड्स द बॉय विल गेट अ रिवॉर्ड ऑफ 500 रुपीज. सेम फादर, एक पैम्फलेट फादर, सपोज ये यंग बॉय है, बॉय बी, ये अपने फादर के घर से भाग जाता है. ये घर है, इधर से भाग जाता है. जो इसके फादर होते हैं एफ, वो पैम्फलेट छपवाते हैं और रिवॉर्ड कितना होता है? 500 रुपीज का, जिसको भी बी मिलता है. हरभजन लाल हु न्यू अबाउट द रिवॉर्ड. हरभजन लाल ये
जिसको इस रिवॉर्ड के बारे में पता होता है, हरभजन, इसको पता है रिवॉर्ड, इसने पैम्फलेट पढ़ लिया पहले, इसने पैम्फलेट पढ़ लिया है। हरभजन लाल हु न्यू अबाउट द रिवॉर्ड फाउंड द बॉय एंड टुक हिम टू द पुलिस स्टेशन। इसको ये लड़का मिल जाता है इधर, सपोज ये इसको लेके पुलिस स्टेशन चला जाता है, पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो इज ही एंटाइटल्ड टू दिस 500 रुपीज? क्या अब एच 500 रुपीज के लिए एंटाइटल है और क्या क्लेम कर सकता है 500 रुपीज को? अब इस केस में दिस इज अ वेरी सिंपल केस। इसमें ये क्या है, इसमें ये जनरल ऑफर, ये जनरल ऑफर है, जनरल प्रपोजल, दिस इज अ जनरल प्रपोजल, जनरल प्रपोजल विच इज इन द नॉलेज ऑफ एच, एच की नॉलेज में भी है, एच को नॉलेज है क्योंकि उसने पैम्फलेट पहले पढ़ा हुआ है, नॉलेज में भी है, जनरल प्रपोजल भी है। एच ने अपना पार्ट परफॉर्म भी कर दिया, बी को लेके गया पुलिस स्टेशन, लेके गया, मतलब सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट फॉर परफॉर्मेंस कर दिया उसने। नाउ दिस विल अमाउंट टू अ प्रॉमिस एंड दिस नाउ हरचरण लाल विल बी, हरचरण लाल ही है ना, हाँ, हरचरण लाल इज बाउंड, हरचरण लाल is now bound to pay him 500 rupees and Harbhajan Lal is entitled for this 500 rupees। तो इस केस में और आपके उस केस में डिफरेंस क्या? लालमन शुक्ला में उस सर्वेंट को पता नहीं होता ऑफर के बारे में, एंड ही वॉज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, उसको तो बाद में पता चलता है कि ऐसा कोई ऑफर था। इस केस में क्या है, इसमें जनरल ऑफर जो था वो हरभजन लाल को पहले से पता होता है। हरभजन लाल वॉज acquainted, he was acquainted with the offer which was made by F of 500 rupees, and thereafter he found B and took him to the police station, and then thereafter he claimed his amount. So he was held entitled to claim his amount. In that case, in the earlier case of Lalman Shukla, the servant was not entitled to the amount. The reason was simple, because of the factor of knowledge, that he did not have the knowledge of the offer, and what he was doing was performing his duties. So ठीक है, बाकी आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।